नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। अपना प्रदेश में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम दिन भर की अहम खबरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों की, जिन्हें आज अंतिम विदाई दी गई। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास से बरार स्क्वायर लाया गया, जहां सीडीएस रावत की दोनों बेटियों ने पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। बड़ी बेटी ने मुखाग्नि दी। सीडीएस को इस दौरान 17 तोपों की सलामी दी गई और वहीं 800 जवान भी वहां मौजूद रहे। इससे पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया। यहां सीजेआई, एनवी रमन्ना, तीनों सेनाओं के प्रमुख के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता को यहां पर श्रद्धांजलि दी और उसके बाद बरार स्क्वायर शव ले जाए गए और वहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बड़ी बेटी ने मुखाग्नि दी। दोनों ही शव एक ही चिता पर रखे गए। आगे बढ़ते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने विकास का पिटारा खोला है। 6 दिसंबर को आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी थी। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी आजमगढ़ को तोहफा दिया गया है। डिप्टी सीएम आज विकासखंड रानी की सराय के पूर्वांचल डिग्री कॉलेज में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान लोक निर्माण विभाग की 45,488.54 लाख रुपए की 242 सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तीन कृषि कानूनों और अन्य मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर शुरू हुआ किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा ने स्थगित कर दिया है। दिल्ली की सभी सीमाओं समेत सोनीपत, कुंडली बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों ने भी अपनी झोपड़ियां और टेंट यहां से समेटने शुरू कर दिए हैं। किसानों का कहना है कि यह ऐतिहासिक आंदोलन था, जिसकी समाप्ति भी ऐतिहासिक होगी। बता दें कि 11 दिसंबर यानी कल सभी बॉर्डर खाली हो जाएंगे। ऐसे में हमारे संवाददाता ने किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की। हमारे साथ राकेश टिकैत मौजूद है। जानते हैं आगे की रणनीति क्या रहेगी। सर, घर जाने के लिए आपने सभी किसानों को कह दिया है, किसान कब घर जाएंगे? कल से जाना शुरू हो जाएंगे किसान। कल से आप भी घर जाएंगे? हम 15 तारीख में, 15 से पहले जहाँ जहाँ आंदोलन चल रहे वहां पर जाएंगे, उनको खत्म करवाएंगे, सब अपने घर जाएंगे। तो 15 तारीख में अभी हमारा है जाने का। अब जो शहीद हुए हैं बिपिन रावत, उनके यहाँ गए थे श्रद्धांजलि सभा, वहां पर गए थे। यहाँ 750 जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए भी आज हवन रखा गया था। सबके लिए आज जो सैनिक हुए, जो किसान हुए, आज ये शहादतों का दिन था, तो इसको लिए रखा, सभी के लिए हमने रखा। आगे की जो रणनीति है, जैसे टैनी अभी बर्खास्त नहीं हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर, अगर वो नहीं होते बर्खास्त तो फिर क्या? अभी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अभी कुछ लोगों को परेशानी भी यहाँ हुई जब आंदोलन चल रहा था, दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए थे, किसानों पर आरोप भी लगे थे। कोई आरोप नहीं है भाई, जिनको दुख हुआ तो उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। हुआ होगा, कष्ट हुआ होगा, आंदोलन में सारी चीजें होती है, हमको भी हुआ। सुनने में ये भी आया है कि किसान आंदोलन के पास जहाँ स्थल है, इसके पास में आपने कोई ऐसी जगह ली है ताकि ऑफिस बनाया जाए? वो अभी दी नहीं उन्होंने। तो कुछ ऐसी चीज छोड़कर जाएंगे यहाँ पर ताकि दुनिया को याद रहे कि हाँ एक साल तो गेट छोड़ के गए, किसान क्रांति गेट, इसका नाम किसान क्रांति गेट है, यही रहेगा। अब फाइनली ये है कि अब राकेश टिकैत घर जाने के बाद क्या करेंगे? अपना खेती करेंगे और क्या करेंगे, जैसे किसानी करते थे सब ऐसे ही करेंगे। ये थे हमारे साथ चौधरी राकेश टिकैत, जो अब फाइनली अपने घर जाने के बाद और अब सिर्फ खेती बाड़ी करेंगे। और कहीं ना कहीं जितना भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं, किसान हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, उनके साथ कोऑर्डिनेट बनाकर रखेंगे। मनोरंजन जनता टीवी के साथ हैदर अली संवाददाता, गाजियाबाद। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को फिलहाल 6 जनवरी तक राहत नहीं मिलेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई के बाद कोर्ट ने
सरकार को 6 जनवरी तक प्रति शपथ पत्र जो है दाखिल करने का निर्देश दिया है। फिलहाल 6 जनवरी तक इस केस में अब कोई सुनवाई नहीं होगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज हो गई। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक ने प्रयागराज में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव को गुंडों माफियाओं को बढ़ावा देने वाला संगठित गिरोह करार दिया। पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडे बदमाशों और लुटेरों को बढ़ावा देने वाला गिरोह है और किसी तरह सत्ता पर काबिज होना चाहती है। और उनके मुताबिक समाजवादी पार्टी सत्ता के भूखे लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहता है। ये एक गिरोह है, जो एक परिवार है, वो पूरी तरह से गुंडाई करके लोगों का प्लाट मकान दुकान कब्जा करके हत्या डकैती को प्रमोट करके सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। और आप जानते हैं, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से ये भी मतलब समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग सपा के लोगों से इस बात का सवाल करें कि वो अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर को भव्य रूप से दिवाली पर जो करोड़ों दिए जलते देखना चाहते हैं या सफाई में ठुमके लगाता हुआ कोई बंबई का कलाकार। फिर कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया है जिसमें जिला अस्पताल के बाहर एक शख्स को पुलिस बर्बरता से लाठी से पीट रही है। शख्स की गोद में उसका 3 साल का मासूम बच्चा भी है। वो बार बार पुलिस से गुहार लगा रहा है कि बच्चे को चोट लग जाएगी, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं। मामले में किरकिरी होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। पिटाई करने वाले इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। डीजीपी मुकुल गोयल ने इस मामले में संज्ञान भी लिया है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस की गाड़ी खड़ी है और उसी के पास खड़े एक शख्स की पिटाई वहां पर हो रही है। लोकल पुलिस थाने का इंस्पेक्टर शख्स को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटता नजर आ रहा है। वो शख्स के गोद में अपने बच्चे को लिए हुए है और शख्स बार बार पुलिस को कह रहा है कि बच्चे को चोट लग जाएगी। पुलिस शख्स का पीछा करती रही और दूसरे पुलिसकर्मी उसकी गोद से बच्चा छीनने की कोशिश भी करते रहे। इतने में वो कहता रहा बच्चा उसका है, उसे चोट लग जाएगी, लेकिन उसके बावजूद ये उसकी पिटाई डंडों से की गई। दूसरे हाथ में उस पिता का मासूम बच्चा भी था। अब ये जिस बात को लेकर विवाद की स्थिति बनी, ये अभी तक चीजें साफ नहीं हुई है कि आखिर क्या वजह थी कि पुलिस का गुस्सा अचानक इस तरह से टूट पड़ा। बताया जा रहा है कि एक अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कुछ प्रदर्शन किया जा रहा था। उन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए ये पुलिस ने इस तरह से बर्बरता दिखाई। लेकिन सवाल ये कि जब छोटा बच्चा सामने था, बच्चा रो रहा था और अपने पिता की गोद में था, बच्चे को किस नीयत से छीनने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर जिस तरह से डंडे बरसाए गए, ये कई तरह के सवाल खड़े करता है पुलिसिया कार्रवाई को लेकर। बहरहाल इस बर्बर तस्वीर के सामने आने के बाद, सोशल मीडिया में तस्वीरों के वायरल होने के बाद, ये जो आरोपी इंस्पेक्टर जो डंडे मारता नजर आ रहा है, इसे सस्पेंड किया गया है। डीजीपी ने इस वीडियो के आधार पर संज्ञान लिया है। अब देखना है कि आगे इस मामले में और क्या कार्रवाई होती है। अरे भैया 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 अरे भैया 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 अरे भैया 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 तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर यानी कल यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं। दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएम बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर से गोरखपुर तक जाने वाली 318 किलोमीटर लंबी सरयू नहर परियोजना का बलरामपुर में उद्घाटन करेंगे, जो पूर्वांचल में बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने में मददगार साबित हो सकती है। बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा लिया है और साथ ही सीएम ने बताया कि 80 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई परियोजना का पूरा करने में 9,802 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। 44 साल में तमाम सरकारें आई और चली गई, लेकिन इस परियोजना पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही इस परियोजना पर काम तेजी से शुरू हुआ, जो अब पूरा हो रहा है। आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी महिला संगठन भी अहम भूमिका निभा रहा है। प्रदेश में 40,000 से ज्यादा महिला पदाधिकारियों के साथ महिला कार्यकर्ता केंद्र और यूपी सरकार की योजनाओं की घर घर जाकर जानकारी दे रही है। महिला संगठन की महामंत्री डॉक्टर कृतिका अग्रवाल ने बताया कि बीजेपी में महिलाएं राष्ट्र के नाम पर जुड़ रही हैं। बीजेपी सरकार में महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिली है।
उत्तराखंड की खबरों का रुख करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वहीं सीएम धामी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी दिल्ली पहुंचे और जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनरल बिपिन रावत का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी सादगी, सहजता हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। देश की सेना और सीमाओं की रक्षा के लिए जनरल बिपिन रावत के योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था। इस दौरान प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट 1353 करोड़ से ज्यादा का है और इसके अलावा उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक 2021 के समेत 8 विधेयक पटल पर रखे गए हैं। आज का दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने सरकार पर सवालों की बौछार की तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत के साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने सदन में सरकार का पक्ष भी रखा। उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सरकार को सवालों में घेरने का काम भी किया है। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी विधायक काजी निजामुद्दीन ने रोजगार के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए। इसके बाद जवाब में कौशल विकास और सेवा योजन के मंत्री हरक सिंह रावत ने सदन के भीतर विपक्ष को संतुष्ट करने की कोशिश भी की। वहीं विपक्ष ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर हंगामा किया और सदन का बहिष्कार भी किया। विपक्ष का आरोप है कि सदन के भीतर सरकार ने 2020 और 2021 में जितने लोगों को नौकरी देने के वादे का जो आंकड़ा पेश किया है वो पूरी तरह से गलत है और सरकार सदन में फर्जी आंकड़े पेश कर सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। यह विपक्ष ने आरोप लगाया। दूसरी तरफ सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने आंकड़ों को तथ्यों के साथ सही बताने की कोशिश की। करने का आरोप मैं सदन पर लगाते हुए हम कांग्रेस पार्टी अभी इस प्रश्नकाल के बाद माननीय श्रम मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का सवाल लेकर माननीय अध्यक्ष विधानसभा के सामने जाएंगे। या तो वो इस प्रदेश की बेरोजगार जनता से माफी मांगे या फिर सरकार स्पष्टीकरण दे कि कौन सा आंकड़ा उन्होंने सदन के सम्मुख इस जनता के लिए युवाओं को लेकर बेरोजगारी का आंकड़ा कौन सा गलत रखा है। आज मध्य प्रदेश में 1.7% है, छत्तीसगढ़ में 1.8% है, कर्नाटक में 2.8% है और उत्तराखंड में 3.1% है। तो ये जो 6 राज्य सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य हैं, उनमें उत्तराखंड का 6वें नंबर पे। बाकी सारे राज्यों में, जिस तरह मैंने राजस्थान का जिक्र किया है, राजस्थान में जो सबसे अधिक प्रयागराज में संगम की रेत पर लगने वाले मेले की तैयारियां बेहद धीमी गति से चल रही हैं। तैयारियों की सुस्त रफ्तार पर साधु संतों ने कड़ी नाराजगी जताई है तो वहीं डीएम प्रयागराज ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मेले का काम युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में संगम के रेत पर हर साल माघ मेला लगता है, लेकिन इस बार माघ मेले की तैयारियों को देखकर ऐसा लग रहा कि समय पर मेले की तैयारियां मुकम्मल नहीं हो पाएंगी। दरअसल बारिश के बाद नरौरा और कानपुर डैम से छोड़े गए पानी की वजह से संगम में देर तक पानी रुका रहा, जिससे मेले के लिए इस बार पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। हर साल जहां 650 हेक्टेयर में मेला लगता था, वहीं इस बार सिर्फ 580 हेक्टेयर में 5 सेक्टरों में मेला लगाया जाएगा। वहीं अभी तक मेला प्रशासन साधु संतों को जमीन का आवंटन तक नहीं कर सका है। इसको लेकर साधु संतों में गहरी नाराजगी है। मेला के समय पानी छोड़ना, जब त्योहार आता है तो इनके पास पानी नहीं होता है, चिल्लाना पड़ता है, हल्ला करना पड़ता है कि पानी छोड़िए स्नान के लिए। लेकिन अब मेला लगने के बसाने के समय इन्होंने पानी छोड़ा तो छोड़ा ही क्यों? जहाँ जमीन मिलता था मोरी रोड से और जीटी रोड तक, वहाँ जमीनें नहीं है, कटाव में चला गया। प्रशासन के द्वारा प्रचार किया कि ये व्यवस्था किया जाता है, कोई व्यवस्था इस समय सुनिश्चित नहीं है। 14 तारीख का प्रथम स्नान है। प्रयागराज के डीएम ने बताया कि इस बार माघ मेले में कुल 6 पांटून ब्रिज बनाए जा रहे हैं। सभी कार्यों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं।
इसके अलावा मेला और क्षेत्र में ट्रैक्टर की लेवलिंग का कार्य कराया जा रहा है। जल निगम विभाग, PWD, बिजली विभाग की ओर से भी कार्य शुरू कर दिया गया है। जो हमारा स्नान प्रारंभ हो रहा है वो 14 जनवरी से हो रहा है और इसके बाद मौनी अमावस्या का स्नान और माघी पूर्णिमा का स्नान, ये हमारे मुख्य स्नान रहेंगे। 3 मार्च को अंतिम स्नान रहेगा महाशिवरात्रि पर। और इसके लिए जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स को अपना तैयारी करना है, चाहे PWD हो, जल निगम हो, विद्युत विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, माघ मेला प्राधिकरण हो, तो सभी लोगों ने अपने टेंडर्स कर दिए और मौके पर काम शुरू हो चुका है। माघ मेला 14 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू होकर 1 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस दौरान मौनी अमावस्या और माघी पूर्णिमा का स्नान प्रमुख है, जिसको लेकर विशेष तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के चलते मेले में उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने दोनों डोज कोविड वैक्सीन की लगवा ली है। मेला स्थल पर ही एक 20 बेड का अस्पताल भी तैयार किया जा रहा है। प्रयागराज से जनता टीवी के लिए आनंद की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं।